और मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। कोविड में बहुत से वाहन चालकों ने कुछ डिसिप्लिन को तोड़ा, छोटे बड़े हर प्रकार के चालान किए गए, स्कूटर्स के, मोटरसाइकिल के, कारों के, बड़े वाहनों के। बड़ी संख्या में पुलिस के द्वारा भी चालान हुए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी हुए। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चालान किए गए उसमें लगभग 7,000 ऐसे वाहन। इनको वैसे तो जुर्माने बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं, लेकिन उसमें रेट्स कम कर दिए गए हैं। अब स्कूटर का 500 रुपये, कार जीप का 1,000 रुपये और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बड़े हैं उनका 2,000 रुपये, ये रेट करके एक कंपाउंडिंग फीस एक लमसम करने के बाद ऐसे 6,500 वाहनों को रिलीज करने के लिए एक प्रस्ताव ये हमने पारित कर दिया है। टाउन कंट्री प्लानिंग में दीनदयाल जन आवास योजना 22 नंबर क्या है, दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो अभी तक गुरुग्राम में पॉलिसी लागू नहीं थी, अब इसको गुरुग्राम में भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि इसमें छोटे प्लॉट्स दिए जाते हैं। ईडीसी के चार्जेस भी बाकी जगह तो काफ़ी कम हैं, लेकिन गुरुग्राम में लगभग जो प्लॉटेड कॉलोनी है उसके बराबर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ और सुविधाएं देने के बाद जो सामान्य नागरिक है उसको प्लॉट लेना आसान हो जाता है। तो ऐसा इस योजना को गुरुग्राम में भी लागू कर दिया है। और इसमें विशेष क्या है, तो एक दीनदयाल की सुविधा गुरुग्राम वासियों को भी ये दी गई है। पिछले दिनों कालका कारपोरेशन, पंचकुला कारपोरेशन, इसके साथ कालका पिंजौर भी जुड़ा हुआ था। तो कालका के लोगों की डिमांड थी कि हमारी नगर परिषद अलग बना दी जाए। ये हमने घोषणा भी की थी। आज उस प्रस्ताव को पारित करके पंचकुला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद इसको अलग कर दिया है। और अब इसमें दोनों इकाइयां स्वतंत्र रूप से इनका चुनाव होगा अगले कुछ दिनों में। ये भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें सामाजिक धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको पहले 3,000 स्क्वायर मीटर तक उनको अलॉटमेंट ये हो सकती है। पहले 2,000 स्क्वायर मीटर वो कलेक्ट्रेट का 50% और 2001 से 3,000 स्क्वायर मीटर तक ये कलेक्ट्रेट का 100% इस रेट के ऊपर ज़मीन अलॉट करने के लिए और हमने एक पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार नंदीशाला और गौशाला, इसके लिए भी 5 एकड़ तक अगर कहीं ज़मीन खाली है और उनको अलॉट करानी है तो उसको भी 50% कलेक्ट्रेट का इस नाते से और रेट तय कर दिया गया है जो हमने उनको दिया है। पिछले दिनों में टाउन कंट्री प्लानिंग के बिल्डिंग्स उनको 15 मीटर की बजाय हाइट 16.5 मीटर कर दी गई थी। और उसमें जो प्रावधान 15 मीटर तक थे वो 16.5 मीटर तक कर दिए थे, क्योंकि जो नीचे बेसमेंट है उसके ऊपर 4 फ्लोर और बना करके उनके नियमों में अर्बन लोकल बॉडीज़ का अभी छूट नहीं दी गई थी। तो आज अर्बन लोकल बॉडीज़ ने भी उसी प्रकार जो अपना बिल्डिंग प्लान है, बिल्डिंग कोड है, उसमें वो सारी छूट 15 मीटर वाली जो मिलती है वो सब 16.5 मीटर कर दी है। 1.5 मीटर उन्होंने भी इसको आगे बढ़ा दिया है। एक विषय हम लोगों ने पिछले सालों में सुना ही होगा कि बंदाबीर बैरागी, उनकी राजधानी सढौरा क्षेत्र में लोहगढ़ स्थान के ऊपर ऐसी
कई सौ वर्ष पहले जब वो राज करते थे और पहले सिख राजा इस नाते से उनकी मान्यता है, तो उनकी राजधानी लोहगढ़ में थी। लोहगढ़ क्षेत्र कुछ हरियाणा में है, कुछ हिमाचल में पड़ता है, बाउंड्री के ऊपर ही है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाए उनकी यादगार में। वहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है, कुछ और सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ पहुँची हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक काम करने के नाते से, उस एरिया की डेवलपमेंट के नाते, और वहाँ कोई एक अच्छा स्मारक बने, इसका एक लोहगढ़ स्मारक, लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट, इसका गठन किया गया है। और उसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल भी होंगे, तो मुझे ही उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो इस नाते से उसका गठन, उस ट्रस्ट का एक प्रकार से गठन की आज स्वीकृति ये दे दी है। हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये 2007 में बनी थी। उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के हिसाब से अभी तक सारे काम चल रहे थे। एक बात इन दिनों में जो बहुत आगे बढ़ कर के आई वो थी सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, या क्या उसको बोलते हैं, वेब चैनल हो गए हैं, तो इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की कोई पॉलिसी भी सरकार की क्लियर कट नहीं थी। उन लोगों की एक डिमांड भी थी कि भाई आखिर एडवर्टाइजमेंट हमें भी मिलनी चाहिए, जैसे चैनल्स को मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलती है, उसी प्रकार से वेब चैनल्स को, यूट्यूब्स को, इनको भी मिलनी चाहिए। तो उसकी आज एक पॉलिसी बना दी है ताकि उनको भी इसका लाभ, जो सरकारी लाभ है, वो मिल सके। हाँ जी, वो सारी पॉलिसी में लिखा है, डिटेल आप लोगों को दी जाएगी। सब जानकारी में है, लेकिन क्योंकि क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी, तो अब धीरे धीरे उसको क्लियर कट पॉलिसी बना रहे हैं। उनकी भी एक्रेडिशन, उसको भी हम खोल रहे हैं। एक्रेडिशन खोली कि नहीं अपने भी? खोल दी। हाँ, तो उनकी एक्रेडिशन खोली है। उसमें क्या है कि अभी तक कोई इसका सिस्टम नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर के और अपना मोबाइल खोल के अपना शुरू हो जाता है। उसकी कठिनाई वक्ता को भी आती है, मीडिया के बाकी लोगों को भी आती है। तो उसके एक सिस्टम अब बन रहे हैं, उसकी एक्रेडिशन खोल दी गई है, उनकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बना दी गई है। तो अब जो रजिस्टर्ड होंगे, जो उन्हीं को उसकी मान्यता मिलेगी, बाकी सबको नहीं मिलेगी। उसके अंदर काम चल रहा है। कोविड-19 में बहुत से संस्थान, बहुत से ऐसे व्यावसायिक जो संस्थान हैं, वो इनको प्रभाव पड़ा है। उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी कठिनाई आई है। तो ऐसे ही जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, उसमें भी हमको पता है कितनी कठिनाई आई है। तो इनके लिए पहले हमने जून 30 तक कुछ रियायतें दी थी, उनकी सारी पेमेंट्स को डेफर किया था 30 जून तक। लेकिन अभी चूँकि सारा काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, आज भी इंडस्ट्री को थोड़ा सहायता मिल जाए, इसलिए उस पीरियड को 30 जून के साथ की बजाय अब हमने 30 सितंबर कर दिया है। तो 30 सितंबर तक उनकी पेमेंट्स वगैरह जो उनकी ड्यू हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पैनल, कोई इंटरेस्ट ये नहीं लगेगा। तो एक प्रकार का उनको ये पीरियड जो है क्या माना जाएगा? फ्रोजन पीरियड, जीरो पीरियड, कुछ भी कह लें, वो माना जाएगा। तो इनको शायद तब तक के लिए ये सहयोग इनका हमने किया है। हाउसिंग पॉलिसी में एक नया कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं, इको फ्रेंडली हाउसिंग पॉलिसी, जिसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं कोई सामूहिक हाउस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, अपना इंडिविजुअल घर बनाना चाहते हैं, उनकी लाइसेंसिंग के लिए खास करके जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं, फार्म्स, अपने फार्म क्या बोलते हैं, फार्म हाउस टाइप ऐसी व्यवस्था को अवेल करना चाहते हैं। अभी तक फार्म हाउस की लाइसेंसिंग के लिए 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर ऐसे 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ के फार्म हाउस इकट्ठे बनाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत स्थानों पर आज ज़मीन का संकट ऐसा हो गया कि 100 एकड़ ज़मीन अब किसी को मिलती नहीं है इकट्ठी। तो हमने उसको 100 एकड़ वाली कंडीशन ख़त्म कर दी है। इंडिविजुअल प्लॉट भी आधा एकड़, 1 एकड़ या 2.5 एकड़ तक, जहाँ कहीं इंडिविजुअल प्लॉट पर वो अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है, उसकी परमिशन भी हमने दे दी है। बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं
जहाँ लाइसेंसिंग होने के बाद बीच में छोटे छोटे टुकड़े रह गए, उन छोटे टुकड़ों के ऊपर बड़ा कोई उनका प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो सकता, वो खाली पड़ी है ज़मीन। उन स्थानों पर कोई इंडिविजुअल अपना मकान बनाना चाहता है, कोठी बनाना चाहता है, तो उसको आधा एकड़ से लेके 2.5 एकड़ तक की अलग से एक पॉलिसी बनाई है। उसमें उनका FAR काफ़ी कम होगा, क्योंकि एरिया वो खाली छोड़े और उसमें एक छोटा अपना मकान बना करके अंदर रह सकते हैं। बाकी अपना बगीचा, अपनी फार्मिंग, अपना ग्रीन बेल्ट जो रखना चाहें अपना रखें। तो इस प्रकार की एक पॉलिसी को इको फ्रेंडली हाउसिंग पॉलिसी रेजिडेंशियल जोन में इसको परमिशन दी है। इसी प्रकार साइबर सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट की है ताकि साइबर सिटी के नाते से IT उद्योग में काम करने वाले लोग उनको सुविधा मिले, उनको स्पेस पूरा मिले और वहाँ वर्क प्ले एंड क्या है लिव वर्क प्ले एंड लिव ऐसी एक पॉलिसी बनाए हैं ताकि जहाँ वो काम करे वहीं वो रह सके। ट्रैवलिंग का झंझट झंझावात जितना कम से कम हो, उस प्रकार की एक पॉलिसी बनाई गई है। और ये हरियाणा में कहीं भी उस प्रकार का कोई लाइसेंस लेकर के इस काम को कर सकते हैं। हमारा कर्मचारियों का जो वर्ग है हरियाणा का, हम जैसे जानते हैं सब क्लास A से D कुल मिला के 3 लाख से ऊपर का ये कैडर है। तो ऐसे 3 लाख लोग लगातार काम करते हैं, लगभग 30 से 35 वर्ष सब प्रदेश की सेवा करते हैं, अपना काम करते हैं, प्रदेश के एम्प्लॉय के नाते से उनका एक भूमिका होती है। ऐसे सब लोगों की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहे, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज ये चलते रहें, तो इसके लिए एक ट्रेनिंग पॉलिसी हमने बनाई है। और उस ट्रेनिंग पॉलिसी में वर्किंग जो पॉलिसी है वो काम करते हुए भी उसके लिए कुछ योजनाएं बनी हैं कि वो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये करेंगे। अपने स्थान को छोड़कर बाकी किसी स्थान के ऊपर किसी भी अधिकारी के नीचे उनकी ट्रेनिंग होगी। और इन हाउस ट्रेनिंग, उसका एक टाइम टेबल बनेगा कि कौन से वर्ग की कब ट्रेनिंग होगी। उसके लिए मास्टर ट्रेनर्स वो उनको सिखाएंगे। और एक एथिक्स, किस प्रकार की समाज की हम सेवा कर सकते हैं, कैसे हम अपने अनुशासन के नाते अपनी भूमिका निभा सकते हैं, शुद्ध शासन कैसे दे सकते हैं। हर 2 साल में हर कर्मचारी को एक बार उसमें ट्रेनिंग करनी होगी। तो इसे 3 लाख सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ये अब शुरू करा देंगे। हिप्पा के द्वारा ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। हिप्पा नोडल एजेंसी रहेगी और भी जिन संस्थाओं का सहयोग लेना होगा वो लेंगे। मैडम सुरीना राजन जो रिटायर्ड IAS हैं, उनको इसका नोडल अधिकारी बनाया है। उनके साथ एक टीम लगेगी और वो टीम मिलकर के इन सब कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराएगी। और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हमारी योजना है कि अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको हर 2 साल में एक बार ट्रेनिंग कराई जाए। लेबर साइड के 3 बड़े फैसले ये आज हमने किए हैं। एक फैक्ट्री एक्ट की नई धारा 5A, ये नई जो इंडस्ट्री लगेगी उस नई इंडस्ट्री में 1000 दिन तक उनके प्रावधान लागू नहीं होंगे। अर्थात नई इंडस्ट्री में, चूँकि कोरोना का पीरियड चल रहा है और इसमें हमने जो एक भारत के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का, विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा पनपे, उनको फैक्ट्री एक्ट के ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिसके कारण से उनको लगता है कि हमको एक सुविधापूर्वक काम करने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे 1000 दिन के लिए इसको सस्पेंड करने का अधिकार ये हमने केंद्र को सिफारिश की है कि प्रदेश को अधिकार दे दिया जाए कि जो ठीक प्रावधान हैं उनको हम रखेंगे। कुछ प्रावधान टीजिंग प्रावधान हैं, उनको अगर 1000 दिन के लिए ख़त्म कर देंगे तो फिर काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार दूसरा एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें ऑर्डिनेंस से लाएंगे सेक्शन 36C जो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करेगी कि उसमें भी उस एक्ट की कुछ धाराएं 1000 दिन के लिए उनको समाप्त रखा जाए और एक फ्रेंडली वातावरण इंडस्ट्री में बने। इसका एक दूसरा ऑर्डिनेंस लाने के लिए भी हमने सेंटर से परमिशन मांगी है।
इसी प्रकार एक विषय चल रहा है कि प्रदेश के लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलें, ज़्यादा काम करने का अवसर मिले। हमारे प्रदेश में हमने कई प्रकार के प्रावधान किए हैं। पढ़ाई के बाद स्किलिंग के बाद उनकी प्लेसमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में चल रही है। पिछले 5 साल में भी अगर मैं कहूँ तो 5 लाख से ऊपर लोगों को हमने प्लेसमेंट के लिए उनके स्थान बनाए, अवसर दिए। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके माध्यम से कराए हैं। तो भी इंडस्ट्री के लिए 75% वो हरियाणा के लोगों को नौकरी पर रखें, ये एक पहले का प्रावधान चलता आ रहा है। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा भी हरियाणा के लोगों को नौकरी पर रखें, क्योंकि अपने स्टेट के लोग अगर ट्रेंड होंगे, रखेंगे, तो इस प्रकार की समस्याएं जैसे अब कोरोना में आई है, लगभग 6 लाख मजदूर वो यहाँ से अपने अपने प्रदेशों में चलने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया। हमने 100 के लगभग ट्रेन्स भेजी, 5,500 के आसपास बसों के चक्कर लगाए। यानी इंटरस्टेट डिपेंडेंसी कम हो, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, तो ये एक प्रावधान करने के लिए 75% इसको लेजिस्लेटिव एक प्रकार का प्रावधान करा दिया जाए। इसकी भी आज सैद्धांतिक परमिशन कैबिनेट ने दे दी है। अब इसका ऑर्डिनेंस, फिर इसका एक्ट, क्योंकि ये एक्ट सेंटर में प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भी जाएगा, तो एक प्रोसेस थोड़ा है इसका, लेकिन इसमें हम इनको 75% तक ले जाने के लिए एक कानूनी प्रावधान करेंगे। और उसमें 50,000 रुपये से नीचे जिनकी सैलरी है उनके ऊपर लागू होगा। इससे ऊपर अर्थात जो हाईली टेक्निकल लोग हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा ये। तो एक प्रकार का क्लास 3 और 4 इस टाइप के, इस लेवल के जो लोग हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। हम इससे भी ज़्यादा जो लोग हरियाणा के कर्मचारियों को अपने यहाँ काम देंगे, जैसे दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में लिखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा कि 95% अगर कोई टच कर जाता है हरियाणा के लोगों को प्लेसमेंट में, हम उनको स्पेशल इंसेंटिव देंगे। हमारे जेजेपी के प्रावधान उन्होंने भी अपने लिखा था कि 75% जो है वो हरियाणा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसा उनकी ओर से भी आग्रह था। तो आज हमने 75% से लेकर 95% तक इसको प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ सैद्धांतिक रूप से अपना मन बनाया है। इसी प्रकार पंचकुला, हाँ एक प्रावधान और है इसमें 75% में। कुछ इंडस्ट्री के बंधुओं से हमारी जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक उनकी जो बात है इसमें हमने मान के डाल ली गई है कि हमें छूट होनी चाहिए कि किसी एक ज़िले में 10% से ज़्यादा अगर हम करें या ना करें, ये हमें छूट होनी चाहिए। वो छूट भी उनको दी है। अर्थात 75% में मतलब 7.5 जिले तो कम से कम हो ही गए। 7 जिलों से ऊपर 8, 9, 10, 11 जिले से वो डिस्ट्रीब्यूट करके ये सारी नौकरियां ले सकते हैं। किसी भी एक जिले से 10% से ऊपर लेना है कि नहीं लेना है, ये इंडस्ट्रीज को छूट दी गई है। क्योंकि वो थोड़ा सा हमको मालूम है कि एक बार एक घटना हो गई थी। कौन सी? मारुति। तो वो एक ही जिले के 2 जिलों के लोग ज़्यादा जब होते हैं तो एक प्रेशर ग्रुप बनता है, वो ना बने, इसका भी प्रावधान हमने उसमें रखा है। एक जिले से 10 से ऊपर रखने के नहीं रखने, उसको छूट दी गई है। हाँ, चाहे तो वो रख सकते हैं, लेकिन 10 के बाद वो मना भी कर सकते हैं। इसका मतलब है 10-10 करके रखेंगे तो 7-8 जिलों से, 10 जिलों से 22 जिलों में भी बांट सकते हैं वो। हाँ, पंचकुला का विकास, इस नाते भी पिछले वर्ष भर से हमारी चर्चा चल रही है कि पंचकुला को हमको, क्योंकि अभी तक ध्यान सबका गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत उधर ही ज़्यादा रहता है। अब पंचकुला की तरफ भी लोग आगे बढ़ने लगे हैं, तो हमने उसमें एक प्रावधान किया स्पेशल कि हमारे वहाँ ईडीसी चार्जेज, लाइसेंस फीस ये मोहाली से काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने एकदम 2 साल के लिए मोहाली के पैटर्न पर जो रेट मोहाली के होंगे वही रेट हमने पंचकुला के कर दिए हैं। और उसमें जो लोग लाइसेंस लेंगे और वहाँ आएंगे उनको सब सुविधाएं उस प्रकार की मिलेंगी। बहुत स्कोप है गुरुग्राम इसका, पंचकुला का। तो पंचकुला भी एक अच्छा एक सिटी के रूप में आगे उभरे, आगे खड़ा हो, तो इसलिए वहाँ की जो फीस और चार्जेस हैं उसको हमने काफ़ी घटा दिया है। एक पॉलिसी बनाई हमने पेट्रोल पंप की। तो जो पेट्रोल पंप अलॉट होते थे आजकल, अब उसको शब्द में अगर प्रयोग करूं तो
हमने तो बहुत कोई अलॉट किए नहीं, इससे पहले सब बंदर बांट होती थी, तो काफ़ी समय सोचने में हमको लग गया कि इसको कैसे समाप्त करें। अल्टीमेटली एक प्रस्ताव डिपार्टमेंट की ओर से आया, आज हमने उसको पास कर दिया है। 3-4 विभाग हैं, चाहे उसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ है, HSVP है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, या टूरिज्म है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, जेल्स हैं, जिन जिन के पेट्रोल पंप की साइट्स होती हैं, ऐसी सब साइट्स एक कॉमन पोर्टल, इसके ऊपर अब ऑक्शन होगी। वो ऑक्शन फ्री होल्ड प्लॉट्स की कीमत के हिसाब से या लीज पॉलिसी के हिसाब से उस लीज की अमाउंट, और कुछ जगह पर तो दोनों चीज़ों की छूट भी देंगे। कुछ जगह तो होगी कि जहाँ लीज है तो लीज का ही रेट होगा, जहाँ रेट है रेट का होगा, लेकिन कई जगह पर दोनों में से वो जो लेना चाहे सामने वाला उसको पैरेलली ऑप्शन करेंगे, आइदर लीज और फ्री होल्ड प्राइस, उसका इक्वेट कर देंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो जो भी लीज में बेस्ट प्राइस कोट करेगा उस आदमी को ही मिलेगा। बंदर बांट सारी हमने ख़त्म कर दी है। इसी प्रकार प्राइवेट जो लोग CLU लेना चाहते हैं पेट्रोल पंप्स के, उसको भी उसी वेबसाइट के ऊपर CLU के हिसाब से उसको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करके और उनको विद इन टाइम फ्रेम उनको CLU मिलेंगे। उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। CLU लेने के बाद बाकी जितनी क्लियरेंसेज हैं, चाहे वो पहले लेके आ जाए चाहे बाद में ले, ये उसका काम होगा। CLU में उसको कहीं कोई कठिनाई उसमें नहीं आएगी। जो अप्लाई करेगा वो LOI जिसके पास होती है वो अपना जाके अप्लाई करके CLU ले ले। एक जो बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी हमने आज मंजूरी दी है। समाधान से विकास, बहुत लोगों की तरफ जो EDC या अदर चार्जेस पेंडिंग हैं, उसकी पेनल्टीज, उसके इंटरेस्ट बड़े मात्रा में जिसका हो गया है, तो एक स्कीम अब घोषणा जल्दी हो जाएगी। आज चूँकि मंजूरी मिल गई है डिपार्टमेंट को, तो जिस दिन से घोषणा करेंगे उसके बाद 31 मार्च 2021 तक वो स्कीम रहेगी। उस स्कीम में जितना पैसा ओरिजिनल उसकी अमाउंट है EDC की, अगर कोई 100% पे करता है तो उसके ऊपर जितनी पेनल्टी और इंटरेस्ट है उसको 75% माफ़ कर देंगे। 25% पेनल्टी ही रहेगी, बाकी फ्री कर देंगे। 100% पूरा EDC का ओरिजिनल जो अमाउंट है वो जमा करने पर। और यदि कोई 50% करता है जमा उस अमाउंट का, तो पेनल्टी और इंटरेस्ट उसका 50% माफ़ कर देंगे, बाकी केवल 50% लेंगे। और जो बाकी बचेगा उसके ऊपर पहले प्रावधान बीजी देने का था, बैंक गारंटी देने का था। अब हमने बैंक गारंटी के साथ साथ जो उसके पास फ्लैट्स हैं या लैंड है उसको वो मॉर्गेज कर दे, उसका एक प्रोपोर्शन, उसका जितनी बकाया है उसके प्रोपोर्शन से एक सिस्टम बनाएंगे कि वो उसको मॉर्गेज कर दे। तो अब ये प्रावधान भी उसका चालू कर दिया है कि केवल बीजी पर ही नहीं, वो बीजी ना दे करके अपनी ज़मीन अथवा अपने फ्लैट्स उसको मॉर्गेज कर सकता है। डिमांड है काफ़ी, क्योंकि लोगों को बीजी देने में कठिनाई आती है। फ्लैट्स उनके पास पड़े हुए हैं, वो कहते हैं हमारे फ्लैट बिक नहीं रहे अभी। हमने कहा ठीक है, हमें तो गारंटी चाहिए। बीजी भी गारंटी देती है, पैसा तो हम वो भी नहीं ले सकते, केवल गारंटी हमारे लिए, तो फ्लैट भी हमारे लिए गारंटी है, तो गारंटी दे देंगे। तो सर इसमें जैसे जो आमतौर पर हम देखते हैं कि बिल्डर्स में तो फ्लैट बेच सकते हैं, लेकिन EDC या और तरह की जो सरकारी जो लाइबिलिटीज हैं जो पे करना होता है वो नहीं करते हैं। वो बेचे हुए फ्लैट की गारंटी कैसे देंगे? नहीं, आज तो बेचे हुए के तो नहीं दे सकते। वो जो उन्होंने नहीं बेचे हैं, जो उनके पास खाली ज़मीन पड़ी है, उसके काफ़ी लोगों के पास ऐसा भी है, नहीं बिके हैं, तो उनके नहीं बिकते तो हम पूरे रेट से नहीं, जो उसकी कॉस्ट रेट है उसी से उनको मॉर्गेज करेंगे। सेल रेट पर थोड़ी करेंगे, तो कॉस्ट रेट पर हम करेंगे, बल्कि कुछ ना कुछ कट लगाएंगे उसमें। कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन करने के बाद हमें कम से कम रिकवरी टाइम से हो जाएगी। एक विषय और लेता हूँ, फिर बाद में आप करना। जैसे HCS का एग्ज़ाम होता है, अभी तक HCS के एग्ज़ाम में एक ही परीक्षा उनकी होती थी। उस परीक्षा के आधार के ऊपर कंबाइंड जो अलाइड सर्विसेज का रिजल्ट होता है उसको निकाल करके हम आगे बढ़ते थे। अभी HCS के भी जैसे IAS का रिजल्ट होता है, IAS का एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से HCS में एक प्रावधान किया है कि 2 परीक्षाएं होंगी। एक उसमें CSAT जैसे UPSC में IAS के लिए होता है, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, अर्थात उसमें पास करना अनिवार्य होगा
सपोज 33% में पास होते हैं या 35% पास होते हैं, वो एलिजिबिलिटी के लिए क्लियर करना होगा और उसके बाद फिर उसका जो जनरल स्टडीज़ का परीक्षा होगी वो जनरल स्टडीज़ के उसमें मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार के ऊपर उनका सिलेक्शन होगा। तो ये पहले HCS में नहीं होता था, केवल IAS में था। IAS के पैटर्न पर अब हमने HCS में भी वैसा कर दिया है। ये तो हमको पता है ही है कि HCS की जो नियुक्तियाँ डिस्क्रिशनरी पावर जो होती थी वो हमने पहले ही छोड़ दी है। अब IAS की भी जो नियुक्तियाँ डिस्क्रिशनरी पावर से साल में 1 सीट करने का हमको प्रावधान था, हमने वो भी छोड़ दिया है। 5 सीटें ऐसी उसकी जो पेंडिंग पड़ी हैं IAS में, ऐसे कोटे की जो अदर सर्विसेज से जो सिलेक्ट करके हम दे देते थे, उनके लिए भी एग्ज़ाम का प्रावधान कर दिया है कि अब उसका भी एग्ज़ाम होगा और 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज उनको UPSC को भेज देंगे और UPSC उनमें से इंटरव्यू लेकर के जिनको लगाएगा उनको लगाएंगे। सो नो डिस्क्रिशन विद CM और द गवर्नमेंट। ठीक है, अब बन सकते हैं आप भी, लेकिन अभी नौकरी में नहीं है ना। तो नौकरी वालों के लिए सबके लिए रास्ते खुल गए। पहले वाले फार्मूले से बन जाता सर, अब तो हाँ। तो मित्रों, प्रमुख विषय सब ये थे और वैसे डिटेल में आपको काफ़ी लोगों को तो पहुंच भी गया होगा विषय, काफ़ी लोगों का पहुंच जाएगा, तो सबको डिटेल्ड प्रेस नोट मिलेगा हर एक विषय का। लेकिन अच्छी मैराथन हमारी आज मीटिंग हुई, 42 इसमें विषय थे और सब विषय बड़े स्मूथली सर क्लियर। प्रधानमंत्री ने जो नवंबर तक लोगों को अनाज देने की बात की है, हरियाणा में विपक्षी दल INLD ने जो रोक लगाया है कि जो ये हरियाणा में योजना लागू हो गई और इससे पहले BPL को या राशन कार्ड के माध्यम से होता है वो बेचना शुरू कर दिया। जो भी ऐसा है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये प्रचार करते रहते हैं, हालांकि उसका हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जनता जैसा देख लेती है कैसा था क्या नहीं होता। इसका निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो पहले हमने पिछली बार 3 महीने के लिए डबल राशन दिया था, 5 किलो एज पर ओरिजिनल स्कीम मिलता था, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी रेट होते थे, कोर्स के 1 रुपया गेहूँ, 2 रुपया चावल, 3 रुपया ऐसे था। बाकी 5 किलो एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने क्या किया कि जो 1 रुपया 2 रुपया और 3 रुपया था, ऑन अकाउंट ऑफ दिस कोविड हमने वो फ्री कर दिया था अप टू 30 जून, उसको भी फ्री, यानी 5 वो 10 किलो का 10 किलो फ्री मिलता था। अब हमारा वो 30 जून को 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया की स्कीम तो खत्म हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने वाली स्कीम फ्री वाली 5 किलो की उसको लागू कर दिया है कि अप टू नवंबर ये रहेगी। वो हमारे यहाँ फिर चालू हो गई है, डबल राशन मिलेगा। केवल हमने अपनी स्कीम जो है उसको बंद किया है 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया वाला, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 किलो की फ्री जाएगी, हमारी वही 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया दोबारा चालू हो जाएगी, क्योंकि अब सारे काम दोबारा चालू हो चुके हैं। वो शुरू में अप्रैल का महीना ऐसा था कि उस अप्रैल मई में तो आपको पता है सब चीज़ पैरालाइज हो गई थी और सारी चीज़ पैरालाइज हो गई थी, लोग घरों में बैठ गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। अब वो स्थिति नहीं है और उसमें यानी अगर 2-4 मेंबर भी हैं तो 20 किलो का उसको ज़्यादा 2 रुपये के किलो के हिसाब से 40 रुपये ही देना है। तो पहले भी देता था 20 रुपया 40 रुपया या 60 रुपया, वही 20 रुपया 40 रुपया 60 रुपया अब भी देगा, लेकिन अनाज उसको डबल मिलेगा। जितना पहले सामान्य उसमें मिलता था उससे डबल मिलेगा, जो डबल वाला बाकी है वो फ्री मिलेगा। सर, एक राजनीतिक सवाल है, उसमें नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है, 2024 छोड़ देते हैं, पहले मुख्यमंत्री जो है मेरे सामने यहीं पर आ जाएं और पता लग जाएगा कि किसकी पॉलिसी के ऊपर सरकार ज्यादा विश्वास करते हैं, आपस में चुनाव लड़ लेते हैं बड़ौदा में। नहीं, वो चुनाव कहाँ का लड़ेंगे, पहले भी तो चुनाव उन्होंने लड़के देख लिया, लड़ लिया ना। सोनीपत लोकसभा लड़ाई था उन्होंने, बड़ौदा उसी में थी, बात थोड़ी थी, उस समय उन्होंने देख लिया। बेटे ने रोहतक लोकसभा लड़के देख लिया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब दूसरे MLAs के कंधों पर चढ़ करके राज्यसभा में चले जाना, ये कौन सी करामात है। तो MLAs के कंधों पर चढ़ के चले गए राज्यसभा में, ठीक हो गया। विधानसभा उन्होंने अपने ढंग से अपनी लड़के देख ली। वो तो रोजाना कुछ ना कुछ कहते हैं कि आज सरकार गई कल सरकार गई, यही कहते हैं ना। तो विपक्ष के कहने में यानी कितना उसके तथ्यों में कोई दम है कि नहीं है ये आप जानते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती, पहली बार अब बाई इलेक्शन के नाते ये सीट बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी JJP अलायंस जीतेगी, निश्चित जीतेगी। क्योंकि मैं भी 3-4 गांव में होके आया हूँ और उन 4 गांव के अंदर जो माहौल मुझे दिखा है प्रो
प्रो इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, इस प्रकार का लोगों को इतनी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। उन सुविधाओं में किसान तो यानी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है। जो ये लोग किसानों के बने रहते हैं मसीहा, आज किसान कहता है कि जितना पैसा अब हमारे अकाउंट में इस बार आया है, हमने आज तक कभी नहीं देखा था कि 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में चला जाएगा। वो आड़ती खाते में दबा रहता था, चाहे वो पिछली उधारी उतारता था, चाहे आगे के लिए आड़ती रख लेता था। किसान को नहीं पता होता था मेरा क्या रख लिया, क्या मुझे मिलेगा, कितना ब्याज पड़ेगा, उसके हिसाब में कुछ पता नहीं होता था। आज हमने कहा कि नहीं, जितना इस बार लेना अपना उतना लो कंसेंट से, उतना लेने के बाद बाकी पूरा पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए। और किसानों के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका भी हमने एश्योर करने के लिए जितना पैसा किसान का बचा हुआ है उसको थ्रू गवर्नमेंट अकाउंट फिर किसान को भेजा है। अब इसमें समय लगा है 5-7 दिन, ज़्यादा समय लेता है। राइस वाले में तो ठीक हो जाएगा, तो पैडी की बाइंग में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहली बार कठिनाई आती है, सर्किट सिस्टम बनाने में थोड़ा कठिनाई आती है, उस कठिनाई में से अब निकल चुके हैं। अब अगली बार, और अब ये लोग जो बहकाते थे इन लोगों को कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको मेरी फसल मेरा बीमा पर नहीं जाना, इससे तो ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अब हर कोई कहता कि मेरी रजिस्ट्रेशन पहले करो, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन नहीं होती, जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं उनको ध्यान में आ गई है। इसलिए 100% मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के आधार के ऊपर प्रोक्योरमेंट, ये सुनिश्चित हो जाएगी। ये सब किसानों को पता लग गया है, चाहे वो किसान गेहूं का हो, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो अभी सूरजमुखी वाले हमारी रजिस्ट्रेशन कराओ जी, भागे फिरते हैं। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करना हम अनिवार्य कर रहे हैं कि 2 फसलों का रजिस्ट्रेशन ये साल में किसान का करना अनिवार्य। खाली है तो खाली लिख दे वो कि मेरी ज़मीन खाली पड़ी है, ताकि कल को खाली का भी कोई लाभ उसको होना हो तो रजिस्ट्रेशन तो हो। तो ये सर गठबंधन बड़ा में फैसला लिया सर, ये पैडी 75% वाला जो जम्मू में आप इलेक्शन देने जा रहे हैं, तो सर पहला सवाल तो ये कि क्या इसमें जो उद्योगपति हैं जिसको नौकरी देनी उनको कॉन्फ्रेंस में आपने लिया है, और आगे क्या जो प्रोसेस है आपने जिक्र किया जैसे सेंटर से भी की बात हुई, तो आगे का प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है, और क्या इससे हरियाणा की जो औद्योगिक नीति है या जो रैंकिंग है खासकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे? देखिए, हमने बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ की हमारी मीटिंग हुई इंडस्ट्रियलिस्ट की, उनके सामने ये विषय रखा और सब लोगों ने ये कहा कि अगर किसी प्रकार की हमारे यहाँ कठिनाई ना हो, कोई प्रेशर ना बने, क्योंकि हर कोई अपनी इंडस्ट्री को बड़ा स्मूथली चलाना चाहता है, तो उस नाते से हम तो कहीं के भी लोगों को रखेंगे। हमने तो काम लेना है और आगे बढ़ना है, इसलिए काम करने वाले लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खुला है, गड़बड़ करने के कोई चांस नहीं है। और अब चूँकि हम पढ़े लिखे नौजवानों को स्किलिंग के माध्यम से ट्रेंड कर रहे हैं और उस ट्रेनिंग के आधार के ऊपर एक एक नौजवान को ट्रैक कर रहे हैं कि वह कहाँ काम करेगा, कहाँ जाएगा, और ऐसे जो प्राइवेट इंडस्ट्री में लोग जाएंगे और वहाँ काम अगर अच्छे प्रकार से करते हैं, अच्छे प्रकार से वहाँ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको बाकी जगह भी लाभ पहुँचेगा। हम एक योजना ऐसी भी बना रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं मुझे फाइनल करने से पहले आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी हम हर किसी का बैकग्राउंड देखेंगे कि इसने बाहर कोई काम किया है क्या, कैसे तरीके से काम किया, इसने प्राइवेट नौकरी की, सरकार में की, आउटसोर्सिंग के से की, अपना काम किया, तो उस समय उसकी ट्रैकिंग कैसा काम किया है। और ऐसे सब प्रकार के अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगी सर उनको? हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। आज कोई मानसून सेशन को लेकर है? अभी नहीं हुई। मानसून सेशन अगस्त के महीने में होगा, अभी तो आज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। सेशन तो हर 6 महीने बाद होता ही है। ये तो ये नहीं, कोरोना संविधान में अभी कोरोना नहीं आया है। संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक सेशन आपको बुलाना ही है, वो छोटा हो बड़ा हो, जितना काम होगा या जितनी परिस्थितियाँ उस समय अनुमति देंगी। अभी कोरोना में से भी काफ़ी कुछ हम निकल रहे हैं बाहर, ठीक हो रहा है। हमारा रिकवरी रेट 76% हो गया कल का। आज की रिपोर्ट अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम तक की जो रिपोर्ट है उसमें 76% रिकवरी रेट है और बहुत अच्छा है। सर, बड़ौदा के लोगों ने जाकर से कहा है कि अगर सत्ता में साझे जानी चाहिए तो हमें वोट दो, नहीं तो मत दो। हुड्डा साहब का ये कहना है कि वहाँ के लोग स्वार्थी नहीं है, स्वाभिमानी। देखिए, वो हुड्डा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो तो वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जैसे करेंगे वैसे करेंगे। आखिर राजनीति उनको करनी आती, हमको करनी नहीं आती क्या? वो ये कहते हैं कि हमने सरकार गिरा देनी है, और हुड्डा जैसे बड़ौदा सीट जीतेगी, सरकार खत्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
हम ये कहते हैं कि भाई जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन में हर कोई कहता है ना हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, कहते हैं ना, तभी लोगों से वोट मांगते हैं। अब ये कहने की जरूरत है क्या? अब हम क्या कहेंगे कि सरकार तो हमारी है, आप सरकार हमारी है इसलिए आप सरकार के साथ शामिल हो जाओ, क्यों नहीं कहेंगे? इस कहने में क्या पाप है? अगर आप कहीं और वोट डालोगे तो आप विपक्ष में बैठोगे। ये तो कोई इसमें गणित नहीं है, ये एक स्पष्ट, जिसको कहना चाहिए एक स्पष्ट वक्तव्य है। इसमें किसी को बहकाने की, किसी को बताने की, किसी को और बात रखने, और सब समझदार हैं। हुड्डा समझदार है ऐसे नहीं है, वहां का वोटर समझदार है, उसको पता है कि हमने वोट कहाँ डालना है। बीजेपी का ही होगा या जेजेपी का भी होगा? हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, हम आपस में बैठ के तय करेंगे और तय होने के बाद आपको बताएंगे। सर आपने तमाम फैसले किए, उस दिन आपने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एचएसएससी के बारे में वो सारी तमाम भर्ती जितनी बोर्ड में पेंडिंग है वो अपडेट कर दी है, लेकिन सर एचएसएससी से जुड़े जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनकी लगातार यही शंका रहती है कि हमारे रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहे हैं। कलर का रिजल्ट सर आप कई बार कह चुके हैं, कलर का रिजल्ट एक निश्चित संख्या है ऐसे लोगों की जो लगातार व्हाट्सएप पर या आप लोगों के सामने वो कहते रहते हैं और वो इन्होंने पढ़ा रखे किसने क्या कहना है, ठीक है ना। एक ही बात जो हम लगातार बता देते हैं कि हाँ भी ये इसके कारण से है, और वो बार बार व्यक्ति सामने आएगा और वही बात करेगा, उसका मतलब हमारी बात कही उसको समझ में नहीं आ रही है। अब इसमें हम कितनी बार हम लिख चुके, बता चुके कि ये केसेस आपके ही साथियों ने कोर्ट्स में जाकर चैलेंज कर दिए, कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब जब तक वो स्टे नहीं टूटेगा उस दिन तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं करेगा, उन्होंने तो फाइल बंद कर रखी है। जिस दिन स्टे टूटेगा उस दिन रिजल्ट धड़ाम सामने आ जाएगा। हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा एजी ऑफिस प्रयत्न करता है, लेकिन इनके अपने लोग हैं और उनको कौन वहाँ उनकी कराता है PIL, कौन उनके रिट कराता है, ये हमारे से ज़्यादा या तो आप जानते हैं या वो लोग जानते हैं कौन कराता है। पीटी भर्ती में केस किया सर विजिलेंस ने, सर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज करी है, 2 आदमी बोल रहे हैं। विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज करी है सर पीटी भर्ती मामले में, पूरा तत्कालीन जो चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, ये पूरा मामला क्या किस तरह से देखते हैं सर आप? ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट का आप लोग निर्णय पढ़ लेंगे, डिसीजन पढ़ लेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने लागू कर दिया विजिलेंस ने। एक सर अमेरिका से आजकल कॉल आती है, पता नहीं वो डिफरेंट स्टेट से आ रही है, वहाँ टेक्सास से आती है, हरियाणा से आती है, कैलिफोर्निया से आती है, हरियाणा के कई लोगों को आई है कि नवतेज सिंह पन्नू के नाम की जो रिकॉर्डिंग कॉल आ रही है, आज भी आई है सर, उसको लेकर क्या एक्शन जो है प्रदेश सरकार क्या क्या उसको लेकर प्रदेश सरकार क्या एक्शन? देखिए, कुछ डिस्कंटेड लोग होते हैं, डिस्कंटल्ड, वो इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं और हर प्रकार के ऐसे छत्तकंडे अपनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया है, हमने उनके खिलाफ FIR कर ली है, गुड़गांव में FIR हो चुकी है, और इस प्रकार का वीडियो जारी करना और जिसके कारण से एक हेट्रेड, एक देशद्रोहिता का ये विषय, इसके लिए हमने उनके खिलाफ FIR कर दी है। आगे जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर इन पोल्स पे भी कुछ हो सकता है, मतलब इसके भी एस्पेक्ट देखे गए हैं, क्योंकि आज भी लगातार जैसे पहले बैन करने की कॉल आई सर, फिर ये कहा गया कि पोर्टल लॉन्च जो है इस तारीख को हो जाएगा, आज ये कॉल आई है कि आप वर्ल्ड लीडर्स के मैसेज सुनिए, वो क्या कह रहे हैं हमारी आज़ादी के बारे में। कुछ भी करें, इन थोथे समाचारों की ओर ध्यान देना नहीं चाहिए। धन्यवाद।